चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में एक नए अध्याय को पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या क्या प्रश्न परीक्षा में पूछ जाते हैं, एक एक पॉइंट को समझते रहिए। और आइए समझते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर बनता है परीक्षा में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आखिर किस देश से लिए गए हैं, तो सभी विद्यार्थियों का आंसर होगा कि भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिस देश से लिए हैं उसी देश का नाम है आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड एक ऐसा देश है जहां से राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य है मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। और दूसरा सबसे अच्छा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मगर यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि आयरलैंड ने भी कहीं से लिए होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आपने ध्यान रखना है मूलतः स्पेन से लिए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलतः किस देश से लिए गए हैं, तो ध्यान रखिए वहां पर आयरलैंड सही आंसर नहीं होगा। मूलतः की यदि बात करें तो मूलतः लिए गए हैं आपका स्पेन से। देखिए, जब प्रश्न दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यदि ये प्रश्न बनता है कि भारत में किस देश से लिए गए, तब आंसर आयरलैंड होगा। मगर यदि प्रश्न पूछा जाए कि मूलतः किस देश की देन है नीति निर्देशक तत्व, तो ध्यान रखें मूलतः स्पेन की देन है। ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत शासन अधिनियम 1935 में किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखिए अनुदेश प्रपत्र के नाम से जाना जाता था। देखिए, प्रश्न बनता है कि अनुदेश प्रपत्र क्या था, अनुदेश प्रपत्र क्या है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम जिसका भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुदेश प्रपत्र के नाम से जो जाना गया वह क्या था। यदि परीक्षा में पूछा जाए वह मौलिक कर्तव्य थे, वह मौलिक अधिकार थे, या वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। जी हाँ, अनुदेश प्रपत्र भारत शासन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया था। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। आखिर किस अनुच्छेद में गाय हत्या पर प्रतिबंध लगा गया है, वो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। तंबाकू गुटखा आदि पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है। और अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि मनरेगा जो लागू हुआ था कार्यक्रम, महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम जो था, नरेगा था पहले, फिर मनरेगा हुआ, तो मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं सभी को आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सभी परीक्षाओं में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको हम समझते हैं। तो चलिए मूलतः स्पेन की देन है नीति निर्देशक तत्व, और भारत में आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भारत शासन अधिनियम 1935 में इन्हीं को अनुदेश प्रपत्र के नाम से जाना गया था। यदि इनकी प्रकृति पूछी जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, तो ध्यान रखिए सकारात्मक है, जबकि नकारात्मक जो प्रकृति है वो मौलिक अधिकारों की है। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की प्रकृति पूछी जाए तो वो नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, सकारात्मक है। राज्य जब चाहे तब नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकता है, इसलिए इनकी प्रकृति की यदि बात करें तो इनकी प्रकृति सकारात्मक है, जबकि मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। दूसरा प्रश्न यदि बनता है कि इन्हें कैसी मान्यता प्राप्त है, तो नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं, इसलिए इसे गैर न्यायोचित या गैर वाद योग्य भी कहा जाता है। गैर वाद योग्य न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होते हैं, वो है आपका नीति निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब भी हम न्यायालय की शरण लेते हैं, मगर नीति निर्देशक तत्वों का न्यायालय से कोई संबंध नहीं है।
दूसरा प्रश्न यदि बनता है कि स्वतः लागू नहीं होते हैं। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व जो है ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। कोई विधान, कोई कानून बनाना पड़ता है तभी इनको लागू किया जाता है। जबकि मौलिक अधिकारों की एक विशेषता है कि मौलिक अधिकार स्वतः लागू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छे प्रश्न हमने समझे हैं। सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं आपके नीति निर्देशक तत्व। देखिए, यदि प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या बने हैं, व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या बने हैं, तब आपका आंसर होगा कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार ये व्यक्तिगत कल्याण के लिए बने हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण के लिए बने हैं। यदि प्रश्न आए कि सामाजिक कल्याण के लिए क्या बने हैं, सामाजिक कल्याण के लिए क्या बने हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं सामाजिक कल्याण के लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के जो आर्टिकल हैं उसमें कहीं पेंशन का उल्लेख किया गया है, कहीं एक समान वेतन का उल्लेख किया गया है, जी हाँ, कहीं मनरेगा का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान रखिए, जो ये विकास है, जो ये विकास की अवधारणा है, तो ये सामाजिक कल्याण को दर्शाता है, ये दर्शाता है सामाजिक कल्याण को। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। सामाजिक कल्याण के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने हैं, जबकि व्यक्तिगत कल्याण के लिए क्या बने हैं, मौलिक अधिकार बने हैं। और मौलिक अधिकार न्याय योग्य हैं, जबकि गैर न्याय योग्य आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। ये प्रकृति बहुत जो है परीक्षा में पूछी जाती है। मौलिक अधिकारों की तो प्रकृति नकारात्मक है, मगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है, सकारात्मक। तो सारे जो पॉइंट हैं अभी आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है नीति निर्देशक तत्वों के सभी आर्टिकलों को समझेंगे, सभी अनुच्छेदों को समझेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 36। देखिए, कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि केवल अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ही नीति निर्देशक तत्व हैं। ध्यानपूर्वक समझिए, केवल अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, मगर इसके अलावा भी 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उस पॉइंट को भी हम समझेंगे कि अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बाद ऐसा कौन से अनुच्छेद है जहां नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। हाल ही में यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया था। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक सभी आर्टिकल बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। आपको कहीं भी जो है किसी भी पुस्तक में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर सभी समझ आएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सारे अनुच्छेद आपको समझ आएंगे। जैसे गो हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, उसको भी आज हम कवर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। देखिए, जो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 कहता है, जो मौलिक अधिकारों में, यदि आपने मौलिक अधिकार की क्लास को देखा होगा तब और अच्छी तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ आएंगे। जैसे अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। राज्य क्या है, जो भी आपकी ग्राम पंचायतें हैं, केंद्र सरकार हैं, राज्य सरकारें हैं, राज्य विधानमंडल, केंद्र के विधानमंडल, LIC कंपनी, ONGC कंपनी, सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। जी हाँ, वो राज्य जैसे हम यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उनको राज्य समझ लेते हैं, वो राज्य नहीं है। भारतीय संविधान में व्यक्ति की भी परिभाषा है। व्यक्ति की परिभाषा में भारतीय नागरिक, विदेशी नागरिक, कंपनियां, परिषद आती हैं। वो आर्टिकल 14 में है। मौलिक अधिकारों में बताया गया है कि भारतीय संविधान में व्यक्ति की भी परिभाषा को बताया गया है। ऐसे ही भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा को भी बताया गया है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि राज्य की परिभाषा कहाँ है, तो अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 36 जो है आपके नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें भी राज्य की परिभाषा है। और यही प्रश्न अब लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 37 क्या है, देखिए, यदि प्रश्न आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को कौन सा अनुच्छेद जो है बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को कौन सा जो है अनुच्छेद दर्शाता है, तो अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है उसको दर्शाता है। और क्या कहता है, सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार है, राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी इच्छा है कि वो इन्हें लागू करे अपने राज्य में या लागू नहीं करे। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों के गठन को लागू भी कर सकती है सरकार
और इन्हें लागू नहीं भी कर सकती। अपने राज्य में ग्राम प्रधान की नियुक्ति भी कर सकती है, कोई भी सरकार और नियुक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है सरकार के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका महत्व क्या है, सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। देश के शासन के लिए आधारभूत है, ध्यान रखिए, देश के शासन के लिए आधारभूत है, वो है आपका नीति निर्देशित तत्व। गैर न्याय योग्य है, गैर न्याय योग्य है, यदि इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। जबकि मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो सभी जानते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 226 के तहत न्यायालय की शरण ली जा सकती है, मगर नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जाती। देखिए अब यहां से एक प्रश्न बन जाता है परीक्षा में कि देश के शासन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए, देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है। देखिए कंपटीशन में क्वेश्चन का ही आपको पता होना चाहिए कैसे प्रश्न बनते हैं। देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है। ऑप्शन ए पर मौलिक अधिकार, और ऑप्शन बी आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य, और ऑप्शन सी आपसे पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। तो ध्यान रखिए देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है, आधारभूत क्या है, और ऑप्शन डी पर दे दिया जाए ये सभी, ऑप्शन डी पर दे दिया जाए ये सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा भी गया था कि देश के शासन के लिए आधारभूत क्या है। तो ध्यान रखिए देश के शासन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व आधारभूत माने जाते हैं। केवल देश के शासन के लिए आधारभूत यदि पूछा जाए तो वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये अनुच्छेद 37 महत्व को दर्शाता है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा का उल्लेख करता है नीति निर्देशक तत्वों में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को दर्शाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा। सभी के सभी आर्टिकल पढ़ते ही याद हो जाएंगे, केवल ध्यान पूर्वक समझिए एक एक पॉइंट को। लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को दर्शाता है और नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। देखिए प्रस्तावना में भी 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। न्याय की परिभाषा कहां कहां आपको मिलती है, जैसे प्रस्तावना में, उद्देशिका में भी न्याय की परिभाषा मिलती है और नीति निर्देशक तत्वों में भी न्याय की परिभाषा मिलती है। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो ये 3 प्रकार के न्याय जो प्रस्तावना में भी उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी उल्लेखित है, आखिर किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिए अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्याय हैं और इसी 38 में कहा गया है किसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 39 क्या है, देखिए अनुच्छेद 39 जो है उसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में अनुच्छेद 39 कै में क्या प्रावधान जोड़े गए, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, विधिक सहायता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट है, समान न्याय, सबके लिए समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को भी निशुल्क कानूनी सहायता मिले। बड़े ध्यान समझिए, गरीबों को भी निशुल्क कानूनी सहायता मिले, विधिक सहायता मिले और सबको एक समान न्याय मिले। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 कै में यही बात है। अनुच्छेद 39 कै ही समान कार्य के लिए समान वेतन को भी दर्शाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन को दर्शाता है। मगर जो आपसे बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न वो 39 का, जी हाँ 39 का घ है, 39 का भाग 4, 39 का भाग 4, पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको जो है कहीं पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए। ये कोई भी एग्जाम आपका होगा भारतीय संविधान को लेकर, यदि आपका कोई भी एग्जाम है तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। 39 का जो है 4 पार्ट, 39 घ जो है क्या कहता है,
पुरुष और स्त्री जो है दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, इसको जो है कहीं आर्टिकल को अलग ही नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन जो है, जी हाँ, ग्राम पंचायतों का संगठन वो अनुच्छेद 40 में है, जिसको जो है गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा गया है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि गांधीवादी अनुच्छेद बताइए किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो ध्यान रखिए परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए अनुच्छेद 12 को, अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 17 को या अनुच्छेद 40 को, तो बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसे गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधीवादी अनुच्छेद, अनुच्छेद 40 को कहा जाता है, क्योंकि ग्राम पंचायतों के गठन की बात महात्मा गांधी ने कही थी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्राम पंचायतों के गठन का विरोध किया था। तो ये दोनों फैक्ट समझने बहुत अनिवार्य हैं। ग्राम पंचायतों का गठन हो, ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो, ये जो है सिफारिश से महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो संविधान विशेषज्ञों ने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की, उनके संगठन की बात कही है, इसलिए अनुच्छेद 40 को गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3-4 जो है अनुच्छेद आपसे पूछे गए कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 40, कोई भी ऑप्शन रख सकते हैं। और यदि पूछा जाए कि इनमें से गांधीवादी अनुच्छेद कौन सा है, तो ध्यान रखिए जहां महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों गठन की जो है सिफारिश की होगी, वही अनुच्छेद गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 40 है। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए एक एक पॉइंट का। शासन के लिए क्या आधारभूत है हमने उसको भी जाना, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं कुछ और जो है नए फैक्ट की ओर। तो देखिए लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा आपने पढ़ी, किस आर्टिकल में है? 3 प्रकार के न्याय किस आर्टिकल में है? किस आर्टिकल को, किस अनुच्छेद को गांधीवादी अनुच्छेद कहा गया है? राज्य की परिभाषा कहाँ है? और बहुत अच्छा प्रश्न है कि नीति निदेशक तत्वों का महत्व कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? तो बताइए अनुच्छेद 36, 37, 38 और 40 में से नीति निदेशक तत्वों का महत्व कौन सा अनुच्छेद दर्शाता है? तो आप कहोगे कि हमने याद किया है अभी अनुच्छेद 37 को। ठीक है, अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 41 क्या है? काम पाने, शिक्षा पाने, बुढ़ापा, बीमारी और लोक सहायता पाने के अधिकार को दर्शाता है। ध्यान रखिए निःशक्तता के आधार पर भी लोक सहायता मिल सकती है। यदि आप कार्य करने में सशक्त नहीं हो तब भी आप अपनी सरकार से लोक सहायता पाने के जो है हकदार हो। बट ध्यान समझिए, बुढ़ापे में, बीमारी में भी लोक सहायता पाने के अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने के अधिकार या कोई काम पाने का अधिकार जो है, आप जो है कोई भी लोक सहायता आप जो है अपनी सरकार से मांग सकते हो। किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 41 में। देखिए अनुच्छेद को रटना नहीं है, उनको समझना है, उनके महत्व को समझना है। आखिर जो है संविधान विशेषज्ञों के द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे आपके अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 41 में कोई भी काम पाने का अधिकार आप मांग सकते हो सरकार से, शिक्षा पाने का अधिकार मांग सकते हो, बुढ़ापा और आपका बीमारी में लोक सहायता पाने के अधिकार, या निःशक्तता, मतलब यदि आप कोई सशक्त नहीं हो किसी कार्य करने में तब भी आप अपनी सरकार से लोक सहायता मांग सकते हो। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि कुछ योजनाएं हैं, जैसे किसी भी सरकार द्वारा पेंशन जो स्कीम लागू की जाती है या अन्नपूर्णा योजना, जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि पेंशन या अन्नपूर्णा योजना किस अनुच्छेद में इनका उल्लेख है, तो ध्यान रखिए किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 41 में। यदि पेंशन भोगी है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, तो वो पेंशन जो है अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती है। और अन्नपूर्णा योजना बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी, या नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत जो है पेंशन योजनाओं की शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। प्रसूति सहायता का उपबंध कराना, अनुच्छेद 42। देखिए केवल सिलेक्टेड आपने पढ़ना है, बहुत जो है ध्यानपूर्वक एक बात को समझना है, जहां से प्रश्न केवल बनते हैं उसी पॉइंट को आपने समझना है। देखिए प्रसूति सहायता होता है जब बच्चे का जन्म होता है, तो जो माँ को प्रसूति सहायता प्रदान करने की जो बात कही गई है बच्चे के जन्म के समय, सारी व्यवस्थाएं सरकार
को करनी होती है तो वो प्रसूति सहायता का उपबंध करना, वो प्रसूति सहायता का उपबंध करना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 42 में है। तो ये भी अपने आप में बहुत खास बन जाता है, अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता का उपबंध करना। 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और सबसे इंपॉर्टेंट है मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, मनरेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू हुआ था? ये प्रश्न यदि पूछा जाए तो अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन भी है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत। अनुच्छेद 43 के पार्ट ख में सहकारी समिति के गठन की बात बताई गई है और 97वां संविधान संशोधन के तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया था। देखिए, सहकारी समिति का उल्लेख यदि बात करें तो संविधान के भाग 9 ख में आपका सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति का उल्लेख है और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 का भाग 3 में भी सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। तो सहकारी जो समितियां हैं ये 97वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी और नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मौलिक अधिकारों में भी है सहकारी समिति का गठन। तो यदि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो अनुच्छेद 43 के ख में है। तो एक बार जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नए प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से ये मनरेगा का प्रश्न अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। प्रसूति सहायता भी जो है एग्जाम में पूछी गई थी और पेंशन और अन्नपूर्णा योजना, ये सारे प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपको परीक्षा में मिलेंगे। चलिए समझते हैं कुछ जो है अन्य आर्टिकलों को। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, एक समान सिविल कानून होना चाहिए। ये बताता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 42। देखिए संहिता क्या है, यदि कहीं पर कोई शब्द आए, ये संहिता क्या है? बड़े ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट को समझिए। जैसे कोई विधेयक है, यदि विधेयक सदन में हम प्रस्तुत करते हैं और कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति उसे पास करते हैं तब वो अधिनियम बन जाता है, तब वह क्या बन जाता है? अधिनियम या एक्ट बन जाता है। और ध्यान रखिए, जब कई अधिनियम मिलते हैं तब संहिता कहलाती है। कई अधिनियमों को मिलाने के बाद ही क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है संहिता। मान लिए अब वर्तमान में महिला सुरक्षा को लेकर आपने कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता पड़ गई, कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई महिला सुरक्षा को लेकर। मान लिया 2022 में आपने महिला सुरक्षा को लेकर कोई अधिनियम बनाया, कोई कानून बनाया। उसके बाद में आपने जितने भी पहले अधिनियम बने होंगे महिला सुरक्षा को लेकर, सबको आपने एकत्रित किया। तो कई अधिनियमों को मिलाकर एक ही जो है मुद्दे पर, एक ही जो है उनका उद्देश्य हो। जब कई अधिनियम साथ मिलते हैं तब वही अधिनियम मिलकर संहिता कहलाती है, जिसे कोड भी कहा जाता है। तो जब कोई कानून सदन में है तब उसे विधेयक कहा जाता है। जब वह सदन से पास होकर राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के लिए जाता है और अनुच्छेद 111 के तहत जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह अधिनियम एक्ट कहलाता है। और कई अधिनियम मिलकर, जी हाँ, कई अधिनियम मिलकर ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाता है, जिसे कोड कहा जाता है। तो नागरिकों के लिए एक समान जो सिविल संहिता की बात कही गई है वो अनुच्छेद 44 में कही गई है। अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य जो है शिक्षा का प्रावधान किया गया है। देखिए 86वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 में जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा पाने के जो है अधिकार की बात कही गई थी, उसे जो है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया, मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 21 के में 6 से 14 वर्ष तक के जो है मौलिक अधिकार, शिक्षा पाने के अधिकार की बात कही गई है। और ये जो है जोड़ा गया था
86वें संविधान संशोधन 2002 में। तो आपने ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। उसके बाद अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। जी हाँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का प्रोत्साहन का उल्लेख कहाँ गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 46 में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 46। उसके बाद अनुच्छेद 47 तंबाकू, नशीली दवाई, मदिरा, ड्रग्स पर प्रतिबंध है। जी हाँ, यदि पूछा जाए कि शराब मदिरा पर, देखिए शराब मदिरा पर प्रतिबंध का उल्लेख कहाँ किया गया है, नशीली दवाई पर प्रतिबंध का उल्लेख कहाँ किया गया है और तंबाकू आदि पर प्रतिबंध का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो ध्यान रखिए कहाँ किया गया है, आर्टिकल 47 में किया गया है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद और जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। देखिए यहां से सारे अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने के लिए। अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन का उल्लेख किया गया है और इसी अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गो हत्या या दुधारू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध, दुधारू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48 में किया गया है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, हमने नीति निर्देशित तत्वों को ऐसी बात नहीं पहले भी पढ़ा होगा, मगर आज जो नए नए फैक्ट आपको समझने के लिए मिल रहे हैं वो वाकई में जो है एक काबिल तारीफ जो है बातें हैं। यदि ये फैक्ट आपके पास होंगे तो आपका जो आने वाला एग्जाम होगा, आने वाली परीक्षा होगी, एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर कि हाँ हमने नीति निर्देशित तत्वों को बहुत अच्छी बारीकी से समझा है। तो एक एक पॉइंट को समझना है। दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और गोहत्या पर प्रतिबंध, कृषि व पशुपालन, ये है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 का भाग क्या है? अनुच्छेद 48 का भाग क्या है? ये पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन को बताता है, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अब यहां से बीच में से पॉइंट पूछा जा सकता है कि वन और वन्य जीवों की रक्षा का उल्लेख नीति निर्देशित तत्वों में कहां किया गया है? तो आप कहोगे 48 के भाग कै में। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। देखिए जो ये संविधान संशोधन आ रहे हैं, जैसे सहकारी समिति को लेकर अमेंडमेंट आया, ऐसे ही 6 वर्ष से 14 वर्ष की शिक्षा को लेकर जो संविधान संशोधन आया 86वां, बड़ा इंपोर्टेंट था। और 42वां संविधान संशोधन, जितने संशोधन हो रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों में, इनको सबको जो है अलग नोट बनाकर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो है एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, वन और वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 कै में। एक बात और आपने समझनी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1972 में पास हुआ था। वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। ऐसे ही छाता विधान या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसे छाता विधान कानून कहा गया था, ये 1986 में पास हुआ था। ये सभी पर्यावरण को जो है मिलाकर एक कानून बनाया गया था, जिसमें वायु संरक्षण, वायु जो है को मिलाकर जो है कानून बनाया गया था। उसके बाद जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, सबको लेकर एक कानून बनाया गया था, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नाम दिया गया। ये है आपका 1986। इसे छाता विधान कानून भी कहा जाता है। तो ये कानून भी आपने ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है? ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनके संरक्षण का उल्लेख करता है। जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जी हाँ, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण किस आर्टिकल में दिया जाता है? तो ये अनुच्छेद 49 में दिया जाता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात करता है। देखिए यदि बात करें, इस पॉइंट को बड़े ध्यान समझिए। संविधान का प्रथम स्तंभ विधायिका कहलाता है। विधायिका मतलब विधि का निर्माण करने वाला, जिसे हम सदन कहें। उसके बाद कार्यपालिका, उसके बाद क्या आता है? कार्यपालिका। यह संविधान का द्वितीय स्तंभ कहलाता है। और न्यायपालिका संविधान का तृतीय स्तंभ कहा जाता है, जबकि प्रेस मीडिया को संविधान का चौथा खंभा माना जाता है। विधायिका पहला स्तंभ संविधान का, कार्यपालिका दूसरा स्तंभ, न्यायपालिका तीसरा स्तंभ और प्रेस मीडिया चौथा स्तंभ। विधायिका सदन
और कार्यपालिका में यदि संबंध की बात करें, बड़े ध्यानपूर्वक समझिए, छोटा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो कार्यपालिका जो है जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। बड़े ध्यानपूर्वक समझना। मगर कार्यपालिका में और यदि न्यायपालिका में संबंध देखें तो यहां कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। जी हां, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। यदि इन दोनों की तुलना करें तब तो ये स्वतंत्र है, मगर यदि इन दोनों की तुलना करें तो कार्यपालिका का, जी हां, कार्यपालिका पर जो है इस विधायिका का, सदन का होता है नियंत्रण। तो यहां ध्यान रखिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों स्वतंत्र हैं यदि आपस में तुलना करें तो। यदि यहां पर देखो परीक्षा में ऐसा पूछ लेता है कि कौन सत्ता है, अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है, तो वहां पर जानबूझकर परीक्षा में ऐसा भी देता है प्रश्न को कि विधायिका में और न्यायपालिका में पृथक्करण है क्या, या विधायिका में और कार्यपालिका में पृथक्करण है, कार्यपालिका में पृथक्करण है। तो जल्दबाजी मत जाइए। तो यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण का बात कही गई है। यहाँ दोनों जो है कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ, ये समझना है, अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है एक दो आर्टिकल और हैं उनको भी समझते हैं। देखिए, बाद के जो आर्टिकल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रों के बीच सम्मान पूर्वक संबंध का उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। अब देखिए 36 से 51, हम ये समझते हैं कि 36 से 51 तक ही केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मगर इसके बाद भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किन दो अनुच्छेदों में? यदि ये प्रश्न पूछ ले जाए कि 36 से 51 के अलावा भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 350 क में है और अनुच्छेद 351 में है। 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में? 350 क में। जबकि अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिंदी को प्रोत्साहन, जी हाँ, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अनुच्छेद 351। अब कुछ आलोचनाएं हैं जो आपने ध्यान रखनी है। कुछ आलोचनाएं हैं किसको लेकर? नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। जैसे नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा था? डीपीएसपी को नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर कहने वाले थे टीटी कृष्णमाचारी। और इन्हें अतिरिक्त कर्मकांडी की संज्ञा और एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर निर्भर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था केटी शाह के द्वारा। देखिए एक बार और समझिए, नीति निर्देशक तत्वों को अतिरिक्त कर्मकांडी और एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर निर्भर है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था केटी शाह के द्वारा। ये कहा गया था केटी शाह के द्वारा। तो आप देखिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिले हैं समझने के लिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने समझ लिए। अब लास्ट जो पोर्शन है नीति निर्देशक तत्वों को लेकर, देखिए यदि पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत पर आधारित हैं, तो 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। जी हाँ, यदि पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व कितने सिद्धांतों पर आधारित है, तो 3 सिद्धांतों पर आधारित है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्व किन सिद्धांतों पर आधारित है? समाजवादी सिद्धांतों पर, गांधीवादी सिद्धांतों पर, उदार भौतिक सिद्धांतों पर। तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो इससे संबंधित है। जैसे पूछा जाए कि समाजवादी सिद्धांत को कौन से अनुच्छेद दर्शाते हैं? अनुच्छेद 38 जिसमें लोक कल्याणकारी परिभाषा है, अनुच्छेद 39 के समान कार्य के लिए समान वेतन की परिभाषा है, अनुच्छेद 41, 42, 43 और 47 ये जो है समाजवादी सिद्धांत को दर्शाते हैं। जबकि गांधीवादी अनुच्छेद, ये सारे अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए, ये सारे जो है गांधीवादी अनुच्छेदों को दर्शाते हैं, उनके सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, 43 ख जो सहकारी समिति है, अनुच्छेद 46 जो SC ST के जो है वर्गों के प्रोत्साहन को लेकर है, अनुच्छेद 48 जो कृषि व पशुपालन को लेकर है, ये गांधीवादी सिद्धांतों को दर्शाने वाले अनुच्छेद हैं।
जबकि उदार बौद्धिक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1-2 आर्टिकल ध्यान रखिए। जैसे एक समान सिविल संहिता, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता पूछा जा सकता है परीक्षा में। ये गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है, समाजवादी सिद्धांत को दर्शाता है, या उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, नागरिकों के लिए, जी हाँ, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे का जो शिक्षा का प्रावधान है वो भी उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। अनुच्छेद 50 को जो हमने पढ़ा है, जी हाँ, अनुच्छेद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का, जी हाँ, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का जो पृथक्करण हमने पढ़ा है वो भी उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा भी आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित 40B, 48B, 46B, 43B भी और 43B। इन आर्टिकलों को कहीं पर लिखने का जो है प्रयास कीजिए, और जितनी अच्छी तरीके से आपको नीति निर्देशक तत्व समझाए गए हैं, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालिए, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो गो हत्या पर प्रतिबंध किस आर्टिकल में है? मनरेगा किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ था? नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध, तंबाकू आदि पर प्रतिबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी आर्टिकलों को लिखकर देखें। और अनुच्छेद 39 का जो पार्ट है, कै पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी आर्टिकलों को लिखकर देखें, प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो यदि पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए। संविधान की सभी क्लासेस प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।